हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिलाइट इंग्लिश बाय अरविंद सर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर की बात करेंगे। वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सबसे पहले इस बात को हम लोग समझते हैं, इन तीन वर्ड्स को समझते हैं। सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, एग्रीमेंट क्या है। ऐसा नहीं है कि आप पहले इसके बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे एक बार रिवीजन आपको करा दें कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये जो तीन वर्ड्स हैं इसका कहने का सेंस क्या है। आमतौर पे इसको हिंदी में कहते हैं कि कर्ता क्रिया का तालमेल। हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ता क्रिया का तालमेल। कर्ता क्रिया का तालमेल। अच्छा, तालमेल का मतलब समझिए। तालमेल का अर्थ क्या है कि किसके साथ किसकी जोड़ी जो है जमेगी। जैसे हमारे बहुत सारे क्लासमेट्स होते हैं, बहुत सारे हमारे सहपाठी होते हैं, मित्र होते हैं, तो उन सारे सबके साथ हमारा तालमेल नहीं बैठता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ हमारा तालमेल बहुत अच्छा होता है, उनके साथ हमारा जो एग्रीमेंट होता है, कमिटमेंट होता है, हमारी जो फीलिंग्स होती है उनके साथ खूब जमता है, उनके विचार हमारे विचार बहुत जमते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या है कि आमतौर पे आप जानते हैं यूजुअली जो सब्जेक्ट है इसको तो आप विषय जानते होंगे, लेकिन आपको बता दें कि सब्जेक्ट जब हम ग्रामर में सब्जेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ सब्जेक्ट का मतलब होता है हमारा कर्ता से, अर्थात वाक्य में काम करने वाले व्यक्ति से। जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाए वो हमारा जो डूअर होता है, वाक्य में काम करने वाला व्यक्ति, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। तो व्हाट वी से अबाउट सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। कह रहा है कि सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात करें वो वाक्य का सब्जेक्ट होता है। जैसे सिंपल मान लीजिए कि अगर हम कहें कि राम मेरा दोस्त है, तो इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है, राम है। तो सब्जेक्ट क्या है, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जिससे किसी एक्शन का बोध हो उसे वर्ब कहते हैं। और एग्रीमेंट का मतलब है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब जो है ये करेक्ट होगा, कौन सा वर्ब प्रॉपर होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। और पूरे तहे दिल से, पूरे दिलो जान से मैं इस वीडियो को बना रहा हूं और आप ध्यानपूर्वक देखें, आपको एक एक बातें जो है बेहतरीन समझ में आएगी और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। हिंदी क्या होती है इसकी, कर्ता क्रिया का तालमेल। अच्छा, एग्रीमेंट का मतलब क्या है, तालमेल है। सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे विषय नहीं होगा बल्कि कर्ता होगा। और वर्ब तो आप लोग जानते हैं कि जैसे आपका टीच हो गया, पढ़ाना हो गया, रीड हो गया, पढ़ना हो गया, अर्थात जिसके अंत में ना हो और जिससे किसी एक्शन का बोध हो उसे हम वर्ब कहते हैं। एवरी एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। किसी भी काम को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात आपको समझनी है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये दो चीज़ देख रहे होंगे आप, प्लूरल नाउन और सिंगुलर। प्लूरल और सिंगुलर। देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हमने एक वर्ड लिखा पेन और एक वर्ड हमने लिखा राइट। पेन और राइट। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि पेन जो है वो वर्ब है कि नाउन है, तो ये तो सबको पता है कि पेन जो है वो वस्तु का नाम है। नाम क्या है, नाउन होता है। तो पेन का प्लूरल जब आप बनाएंगे तो क्या बनेगा, पेन्स बनेगा।
लेकिन जब हम राइट की बात करें और पूछा जाए कि बताइए राइट मीन्स लिखना जो है ये आपका नाउन है कि वर्ब है, तो आप यहाँ पे कहेंगे कि राइट का अर्थ लिखना होता है, और लिखना जो है ये नाम नहीं है बल्कि एक काम है, ये क्रिया को दर्शा रहा है। जो शब्द ना पे समाप्त हो क्रिया को दर्शाता है तो उसको हम वर्ब कहते हैं। तो जब वर्ब में हम एस जोड़ते हैं तो क्या बनता है? आपका जवाब क्या है कि वर्ब में एस जोड़ते हैं तो वो क्या बनता है? V5 बनता है। और V5 जो होता है सिंगुलर होता है कि प्लूरल? तो आप याद रखेंगे कि वर्ब में एस जोड़ने पर ये सिंगुलर बनता है और नाउन में एस जोड़ने पर ये क्या बनता है? प्लूरल बनता है। नाउन में एस जोड़ने पर क्या बनता है? प्लूरल बनता है। वर्ब में एस जोड़ने पर क्या बनता है? सिंगुलर बनता है। अब यहाँ पे कुछ आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे काऊ है जो कि नाउन है, बॉय है जो कि नाउन है, तो ये किस फॉर्म में है? आपका सिंगुलर फॉर्म में, इसमें एस नहीं है तो सिंगुलर फॉर्म में। और देखिए काउज और बॉयज दिया है, ये प्लूरल फॉर्म में। किस फॉर्म में है? प्लूरल फॉर्म में। तो नाउन में एस एस आई एस जब हम जोड़ते हैं तो ये सिंगुलर नाउन से क्या बनता है? प्लूरल नाउन बनता है। और जैसे मान लीजिए कि वर्ब की बात करें कि गो एक वर्ब है, डू एक वर्ब है, तो वर्ब में क्या है? गो का मतलब जाना, डू का मतलब करना। अब यहाँ पे जरा देखेंगे कि इसमें ईएस लगा है जो कि क्या है? सिंगुलर वर्ब है, और इसमें डू में ईएस लगा है जो कि कौन सा वर्ब है? सिंगुलर वर्ब। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बताइए, एक वर्ड है आपका काऊ और एक वर्ड है आपका गो, इन दोनों में बताइए कि काऊ क्या है? नाउन है। तो ये कौन सा नाउन है? काऊ कौन सा नाउन है? सिंगुलर नाउन है। लेकिन अगर गो की हम बात करें तो ये कौन सा वर्ब है? याद रखेंगे ये प्लूरल वर्ब है। गो में जब एस एस आई एस नहीं रहेगा वर्ब में तो ये कौन सा वर्ब होगा? प्लूरल वर्ब होगा। अब आप एक बात बताइए कि गो का सिंगुलर वर्ब क्या होगा? तो गो का सिंगुलर वर्ब होता है गोज। अगर आपसे पूछा जाए कि काऊ का प्लूरल नाउन क्या होगा, तो आप कहेंगे काऊ का प्लूरल नाउन काउज होता है, अर्थात नाउन में एस जुड़ता है तो ये प्लूरल बनता है, और जब वर्ब में एस एस आई एस जुड़ता है तो ये सिंगुलर बन जाता है। और आगे ये बहुत ही आपको ये हेल्पफुल होगा। तो आइए इसके बाद आगे देखते हैं। कुछ और भी एग्जाम्पल्स लेते हैं दोस्तों, कुछ और भी एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे बेंच है, तो बेंच क्या है? सिंगुलर नाउन है, ईएस जोड़े तो बेंचेज बना। लेकिन ईट का मतलब क्या होता है? खाना। तो ईट क्या है? ईट जो है आपका प्लूरल वर्ब है। ईट क्या है? प्लूरल वर्ब है। लेकिन जब आप इसमें एस जोड़ते हैं, ईएस जोड़ते हैं, आईएस जोड़ते हैं तो ये आपका बनता है सिंगुलर वर्ब, जिसको हम लोग V5 कहते हैं। तो जो प्लूरल वर्ब होता है वो V1 के रूप में होता है, अर्थात इसमें एस एस आई एस नहीं होता है। और सिंगुलर वर्ब जो होता है इसमें क्या होता है? ये V5 के रूप में होता है, अर्थात इसमें एस एस आई एस होता है। बच्चों में सबसे बड़ी एक कन्फ्यूजन बनी होती है। अब जरा देखिए कि राम है, राम से कितने का बोध हो रहा है? एक नाम का बोध हो रहा है। तो कह रहा है कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, और जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं। तो सिंगुलर आप प्लूरल समझ ही रहे हैं कि सिंगुलर का मतलब है कि जिससे वन का बोध हो। किसका बोध हो? वन का बोध हो। सिंगुलर का मतलब जिससे वन का बोध हो। अच्छा, प्लूरल का मतलब क्या हो? जिससे मोर देन वन का बोध हो। मोर देन वन का मतलब कि दो हो सकता है, तीन हो सकता है, अनेक हो सकता है। तो प्लूरल का मतलब कि जिसमें एक से अधिक हो, और सिंगुलर का मतलब जिसमें एक हो। अब आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। रूल जो 1 है, इसमें पहले हम रूल 1 की बात कर लें। रूल 1 क्या कहता है, फिर हम बात करेंगे रूल 2 की। रूल 1 क्या कहता है, आइए देखते हैं रूल 1 के बारे में। रूल 1 में क्या कह रहा है कि जब हम नाउन के अंत में एस ई एस आई एस जोड़ते हैं तो ये क्या बनता है? प्लूरल बनता है। और जब वर्ब के अंत में एस ई एस आई एस जोड़ते हैं तो ये सिंगुलर बनता है, जो कि अभी मैंने आपको समझाया। अब देखिए हम रूल 2 के तरफ चलते हैं। रूल 2 में देखिए क्या कह रहा है कि रूल 2 में कह रहा है कि अगर वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर का मतलब एक,
सिंगुलर का मतलब एक, सिंगुलर मीन्स वन, जिससे वन का बोध हो वो सिंगुलर है, और जिससे दो का बोध हो, 10 का बोध हो, 100 का बोध हो, मतलब एक से ज़्यादा हो उसको हम प्लूरल कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि राम है, तो राम सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे रीड जो है ये कौन सा वर्ब है, केवल रीड कौन सा वर्ब है, तो प्लूरल वर्ब है। तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एस जोड़ देते हैं, तो रीड से क्या बन जाता है, रीड्स बन जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पे दो नाम आ गया, राम एंड मोहन आ गया। तो राम एंड मोहन जो है ये दो नाम है जो कि क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसको जब रीड्स को हम प्लूरल बनाएंगे तो इसमें से एस हटा देंगे, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा। तो राम एंड मोहन रीड, राम एंड मोहन पढ़ते हैं और राम पढ़ता है। अब देखिए बॉय का मतलब एक और बॉयज का मतलब अनेक, तो जब प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब होगा। रन जो है आपका प्लूरल वर्ब है और रन्स क्या है, सिंगुलर वर्ब है। जब नाउन में एस लगेगा तो वो क्या बनेगा, प्लूरल बनेगा, और वर्ब में एस लगेगा तो क्या बनेगा, सिंगुलर। अब जरा यहाँ देखिए बुक है और बुक्स है, तो बुक सिंगुलर है इसलिए इसके साथ इज लगेगा, और बुक्स जो है प्लूरल है इसके साथ आर लगेगा। तो रूल सेकंड में हम लोग क्या सीखें कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा अर्थात V5 लगेगा, और जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा अर्थात इसमें क्या लगेगा, V1 लगेगा। आपको बता दें दोस्तों कि जिस वर्ब में एस होता है, ES होता है, IES होता है, उसको हम V5 कहते हैं, और ये सिंगुलर वर्ब होता है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। जिसमें SES IS नहीं होता उसको हम प्लूरल वर्ब कहते हैं और ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। अब आइए आगे बात करते हैं रूल नंबर 3 के। रूल नंबर 3 जानने से पहले दोस्तों इसका कुछ हम एक्सेप्शन देखते हैं। अच्छा, एक्सेप्शन का मतलब होता है बेहुदा, नालायक आप बोल सकते हैं, अपवाद, अर्थात जो अपवाद हो। अपवाद का मतलब जो नियम का पालन नहीं करे। तो देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। आपको बता दें कि वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स का जिसका कंप्लीट सेंस होता है उसे हम सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस जो होता है वो 6 काइंड्स ऑफ सेंटेंस के 6 भेद होते हैं, जिसमें यहाँ पे ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है ये सेंटेंस का चौथा भेद होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कैसे पहचाने ऑप्टेटिव सेंटेंस को। देखिए जनरली ऑप्टेटिव सेंटेंस में से शुरू होता है, लेकिन इस सेंटेंस में मे जो है वो सेक्रेट है, और मे एक क्या है, वर्ब है, और इसका नाम दिया गया है दोस्तों मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और इसके साथ मेन वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म आता है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ मेन वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है। तो देखिए गॉड यहाँ पे सिंगुलर है, यहाँ भी गॉड सिंगुलर है। यहाँ पे देखिए आवर जो यहाँ पे लॉन्ग लीव है, तो लीव यहाँ पे क्या है, प्लूरल वर्ब है। तो इसमें कह रहा है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगता है। अब ये क्यों लगता है इसका कारण समझिए। ऑप्टेटिव सेंटेंस जनरली स्टार्ट होता है किससे, में से, जो कि अपने आप में क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और जो एक्सक्लामेशन पे समाप्त होता है ये ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का ये आइडेंटिटी होता है कि जितने भी ऑप्टेटिव सेंटेंस होंगे जिससे विश का, प्रे का, ब्लेस का, कर्स का बोध होता है उसी को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो वह सेंटेंस जिससे विश इच्छा का बोध हो, ब्लेस का आशीर्वाद का बोध हो, प्रे मतलब प्रार्थना का बोध हो, कर्स मतलब अभिशाप का बोध हो, ऐसे सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे गॉड सिंगुलर है कि प्लूरल है, आप कहेंगे सर जी गॉड तो सिंगुलर है, लेकिन आप बताएं कि सेव जो है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, क्योंकि इसमें एस तो है नहीं, तो ये क्या है, प्लूरल वर्ब है जो कि V1 है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ये एक्सेप्शन होता है। जैसे गॉड के साथ हम सेव लिखेंगे तो सही होगा, गॉड के साथ ब्लेस लिखेंगे तो सही होगा, अच्छा लॉन्ग लीव लिखेंगे तो सही होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि सेव जो है ये V1 है, यहाँ पे ब्लेस जो है ये भी आपका क्या है, V1 है, और साथ ही साथ जो लीव है ये V1 है। तो ये V1 क्यों लग रहा है इसके साथ, क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है वो में से शुरू होता है, तो ये में पहले इसमें ऑलरेडी जो है सेक्रेट है, तो इसलिए यहाँ पे अपवाद है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे गॉड सिंगुलर है, गॉड क्या है, सिंगुलर है,
तो इसके साथ कौन सा वर्ब लगता है? प्लूरल वर्ब लगता है। आमतौर पे ये सही सेंटेंस, अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस का पूरा सेंटेंस लिखें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मे गॉड सेव, और क्या होगा? द किंग होगा। ये फुल सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस का, लेकिन इसमें सेंटेंस में मे जो है वो क्या है? सेक्रेट है, इसलिए सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ है? गॉड से। और आप जानते हैं कि यहाँ पे सेव लगा है, तो ये किसके अकॉर्डिंग लगा है? मे के अकॉर्डिंग लगा है, लेकिन यहाँ पे गॉड सिंगुलर है तो यहाँ पे कौन सा वर्ब लग रहा है? प्लूरल वर्ब लग रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं एक्सेप्शन। क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन। तो रूल क्या कह रहा है? एक्सेप्शन क्या कह रहा है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी कौन सा वर्ब लगता है? प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब बोले तो क्या? V1। अब देखिए अगला एक्सेप्शन क्या कर रहा है? बी, कि देखिए जो सेंटेंस आई विश से शुरू हो, एज इफ से शुरू हो, एज दो से शुरू हो, इफ से शुरू हो, ऐसे सेंटेंस को हम लोग सपोजिशनल सेंटेंस बोलते हैं। इससे कोरी कल्पना का बोध होता है, एक कोरी कल्पना का बोध होता है, मतलब एक इमेजिनेशन है। इसमें हम अपने इच्छा को, अभिलाषा को क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। और ऐसे सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, दोनों सब्जेक्ट के साथ जो हमारा वर्ब लगता है वो हमेशा किस फॉर्म में होता है? प्लूरल फॉर्म में होता है। तो सपोजिशनल सेंटेंस मतलब समझिए कि जो आई विश इतना से शुरू होगा, आई विश, एज इफ, एज दो और इफ से शुरू होने वाले सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब लगता है। अब देखिए यहाँ आई है, तो आई के साथ बेसिकली हम लोग प्रयोग करते हैं किसका? वाज का, लेकिन यहाँ वाज लिखेंगे तो क्या होगा? गलत होगा। यहाँ आई के साथ क्या लगेगा? वेयर, क्योंकि ये सपोजिशनल सेंटेंस है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे इफ से सेंटेंस शुरू हो रहा है, आई के साथ वेयर लगा है जो कि सपोजिशनल सेंटेंस है। इसका हिंदी क्या होता है? तो आई विश आई वेयर ए किंग, काश मैं राजा होता। इफ आई वेयर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, अगर मैं पक्षी होती तो आकाश में उड़ती। ही कमांडेड मी, वह मुझे आदेश देता है। एज इफ मतलब मानो, ही वेयर माई बॉस, कि वह मेरा मालिक हो। तो देखिए यहाँ ही के साथ क्या लगा है? वेयर लगा है। हालांकि वो मालिक है नहीं, बट मालिक की तरह क्या करता है? बिहेव करता है। जैसे यहाँ पे दिया है कि वेयर सी ए बर्ड, अगर वह एक पक्षी होती, सी वुड फ्लाई टू मी, तो वह मेरे पास उड़कर चली आती। तो ऐसा सेंटेंस जो वेयर से शुरू होता है, समझ रहे हैं? वेयर मतलब यहाँ पे जो वेयर है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है। किस सब्जेक्ट के साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो इसमें समझना क्या है कि जहाँ पे आई विश, एज इफ, एज दो, इफ रहे और कोरी कल्पना का बोध हो, जो काम क्या हो? इम्पॉसिबल। जो काम क्या हो? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का मतलब होता है कि जो काम असंभव हो, जिसमें हम सिर्फ कल्पना कर सकें, जो कभी डैट विल नेवर कम ट्रू, डैट विल नेवर कम ट्रू, मतलब जो हमारा सपना कभी सच ना हो। इंसान के लिए लोकतंत्र में राजा होना संभव नहीं है। इंसान है तो अब बर्ड वो हो नहीं सकता है। देखिए तो ये जो काम है ये क्या है? ऑन रियल सिचुएशन को ये दर्शाता है कि जो काम कभी पूरा नहीं हो सकता है, जो असंभावित कार्य है। क्या है? असंभावित कार्य है कि एक मनुष्य के लिए पक्षी होना कदापि संभव नहीं है। तो जब मनुष्य अपनी आंखों को खोल करके और सुंदर सुंदर कोरी कोरी कल्पना करता है, जिस काम की कभी पूर्ति संभव नहीं है, दैट इज नेवर पॉसिबल, जो कभी संभव नहीं है, ऐसे में सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, वर्ब हमेशा क्या लगता है? प्लूरल लगता है कि आप कभी वाज का प्रयोग कर ही नहीं सकते हैं। आप जब भी यूज करेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे? वेयर का प्रयोग करेंगे। वेयर का प्रयोग सही होगा, वाज का प्रयोग गलत होगा। और वाज यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है और वेयर जो है ये आपका प्लूरल वर्ब है। तो ऐसा काम जो असंभव हो, जिसकी पूर्ति कभी नहीं की जा सकती हो, वहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई के साथ यहाँ पे वेयर है, देखिए आई के साथ यहाँ वेयर लगा है, यहाँ पे ही के साथ वेयर लगा है, सी के साथ वेयर लगा है। तो ये काल्पनिक वाक्य है और काल्पनिक वाक्य में सब्जेक्ट सिंगुलर भी रहे तो वर्ब प्लूरल लगता है। और दोस्तों इसके साथ हमेशा वेयर का प्रयोग ही होगा, वाज का प्रयोग नहीं होगा। चलिए अगला नियम देखते हैं, रूल नंबर 3 की तरफ बात करते हैं।
कुछ वाक्यों में सब्जेक्ट की बनावट इस प्रकार से होती है, कुछ वाक्यों में सब्जेक्ट की बनावट स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं इस प्रकार से होती है कि उसमें पहले नाउन रहेगा और फिर एक प्रीपोजिशन आ जाएगा ऑफ। ऑफ क्या है? एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब क्या होता है? का के की, का के। इसका प्रयोग जो है पॉजिटिव केस ऑफ नाउन बनाने के लिए किया जाता है। अब एक बात समझिए, ऑफ क्या है? एक प्रीपोजिशन है। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है। तो जो ऑफ के पहले जो भी नाउन रहेगा, अगर ऑफ के पहले काऊ आ रहा है, बॉयज आ रहा है, वाटर आ रहा है, कलर आ रहा है, तो जहां ऑफ का मीनिंग का के की हो, का के की हो, तो वहां पे जब हम वर्ब का यूज करते हैं, जब वर्ब का यूज करते हैं तो ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगता है? ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगता है? तो इसको हम लोग समझते हैं कि देखिए यहाँ पे जैसे दिया हुआ है क्या, द काऊ ऑफ राम दिया है, द बॉयज ऑफ दिस स्कूल दिया है, द वाटर ऑफ दिस रिवर्स दिया है, द कलर ऑफ द फ्लावर्स दिया है। तो इसमें किसके अकॉर्डिंग वर्ब लगता है? याद रखेंगे, इसमें जो वर्ब लगेगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। किसके अकॉर्डिंग? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसमें जो वर्ब लगेगा वो किसके अकॉर्डिंग लगेगा? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे ऑफ के पहले वाटर है। वाटर तो आप लोग जानते हैं अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन को तो कभी प्लूरल में चेंज ही नहीं किया जा सकता है। याद रखेंगे कि अनकाउंटेबल नाउन्स कैन नॉट बी चेंज इनटू प्लूरल फॉर्म्स। तो वाटर है तो देखिए वाटर के साथ क्या लग गया? इज लग गया। बॉयज है, ऑफ के पहले बॉयज है तो आर लग गया। ऑफ के पहले लेग्स है जो कि प्लूरल है, आर लग गया। कंडीशन जो कि सिंगुलर है इसके साथ इज लग गया। कलर है इसके साथ क्या लग गया? इज लग गया। फ्लावर्स है तो इसके साथ क्या लग गया? आर लग गया। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई भी सब्जेक्ट ऑफ से जुड़ा हो और इसका मीनिंग का की हो तो ऑफ के पहले जो नाउन होता है इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगता है। यदि नाउन यहाँ पे सिंगुलर होगा तो इसमें जो सेंटेंस होगा इसमें सिंगुलर ही वर्ब लगेगा। अगर नाउन यहाँ पे प्लूरल नाउन होगा तो जो इसके बाद वाला जो सब्जेक्ट जो सेंटेंस होगा इसमें वर्ब जो लगेगा वो प्लूरल लगेगा। तो इसमें आपको क्या समझना है कि अगर ऑफ के पहले अगर वर्ब का प्रयोग प्रथम नाउन के अनुसार होता है, वर्ब का प्रयोग प्रथम नाउन के अनुसार होता है, मतलब ऑफ के पहले सिंगुलर नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन हो तो प्लूरल वर्ब। और ऑफ का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? ऑफ का मीनिंग होता है का के की। ऑफ का मीनिंग क्या होता है? का के की। लेकिन देखिए रूल नंबर 4 क्या कह रहा है? रूल नंबर 4 कह रहा है कि कुछ वाक्यों में सब्जेक्ट की बनावट इस प्रकार से होती है, कुछ वाक्यों में सब्जेक्ट की बनावट इस प्रकार से होती है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ये क्या है? इंडेफिनिट, नंबर, क्वांटिटी, ये भी ऑफ से जुड़ा होता है। लेकिन ये क्या दर्शाता है दोस्तों? ये क्वांटिटी को दर्शाता है या नंबर को दर्शाता है। तो प्लांटी ऑफ एग्स हो गया, प्लेंटी ऑफ शुगर हो गया, लॉट ऑफ बुक्स हो गया, ए लॉट ऑफ मिल्क हो गया। तो यहाँ जो हम वर्ब लगाते हैं वो किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं? यहाँ पे हम वर्ब लगाते हैं दोस्तों जो प्लांटी ऑफ के बाद का जो सब्जेक्ट जो क्या है नाउन है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाते हैं। अगर यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब होगा, सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब होगा, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब। तो याद रखेंगे कि जब वाक्य का सब्जेक्ट प्लेंटी ऑफ होता है, ए लॉट ऑफ होता है, हाफ ऑफ होता है, मोस्ट ऑफ होता है, तो इसमें क्या है कि वाक्य में जो वर्ब का प्रयोग है इसके बाद आने वाले नाउन के अनुसार किया जाता है। अर्थात नाउन जब सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब, नाउन प्लूरल हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है हाफ ऑफ, हाफ ऑफ दिया है और यहाँ पे बॉयज है तो बॉयज है तो इसके साथ आर लग गया। हाफ ऑफ द, देखिए यहाँ पे मैंगो है, यानी कि यहाँ पे ऑफ के बाद आने वाले नाउन के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे बुक्स दिया है तो क्या लगेगा? आर लगेगा। शुगर दिया है तो क्या लगेगा? इज लगेगा। यानी कि ये जो है जितने भी इंडेफिनिट नंबर और क्वांटिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं, जैसे आपका ए नंबर ऑफ आ जाए, ए लॉट ऑफ आ जाए, लॉट्स ऑफ आ जाए, प्लेंटी ऑफ आ जाए, ये सबका मीनिंग बहुत होता है। सबका मीनिंग क्या होता है? बहुत होता है। जैसे ए नंबर ऑफ इसका अर्थ बहुत होगा, ए गुड डील ऑफ बहुत होगा,
नहीं, लॉट्स ऑफ बहुत, ये सब आ जाए तो इसमें जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग लगता है, तो जो ऑफ के बाद जो नाउन है, जैसे डॉट है तो डॉट के साथ क्या लग गया, हैज लग गया। जैसे देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ दिया है, बॉयज दिया है तो क्या लग गया, हैव लग गया। ऑफ के बाद आने वाले नाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए एक नोट आपको जानना है कि जब वाक्य में ए नंबर ऑफ होगा और द नंबर ऑफ होगा तो इसमें बहुत अंतर होता है। ए नंबर ऑफ का मतलब होता है दोस्तों बहुत सारा, स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थी, हैव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, तो बहुत सारा विद्यार्थी है तो यहाँ पे क्या लगेगा, हैव लगेगा। लेकिन देखिए जहाँ पे द नंबर ऑफ होता है, क्या होता है, द नंबर ऑफ आ जाए तो यहाँ पे नंबर क्या है, सिंगुलर है, नंबर क्या है, सिंगुलर है, तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। तो याद रखिएगा कि इसमें आपको अगर आर्टिकल ए रहता है तब यहाँ पे क्या लगता है, हैव लगता है, और आर्टिकल द लगता है तो यहाँ पे क्या लगता है, इज लगता है। यानी कि द नंबर ऑफ क्या है, सिंगुलर है, ए नंबर ऑफ क्या है, प्लूरल है। तो जहाँ पे भी आप इस तरह का देखें कि ए नंबर ऑफ दिया हो तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग करें, और द नंबर ऑफ का प्रयोग हो तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें। जैसे कह रहा है ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव फेल इन द एग्जामिनेशन, मतलब कि बहुत सारे विद्यार्थी परीक्षा में क्या हो गए, असफल हो गए। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग, मतलब विद्यार्थियों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ पे संख्या क्या है, सिंगुलर है, और यहाँ पे ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि प्लूरल है, इसलिए जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। अब देखिए अगला नियम क्या कह रहा है कि ऑफ के साथ, यदि ऑफ के पहले, किसके पहले, ऑफ के पहले परसेंटेज दिया हो या परसेंट दिया हो तो इसमें जो वर्ब लगता है वो किसके अकॉर्डिंग लगता है, तो परसेंट और परसेंटेज के बाद आने वाले नाउन के अनुसार लगता है। कि ऑफ के पहले अगर परसेंट हो या क्या हो, परसेंट हो या परसेंटेज हो तो इसमें वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगा, तो वर्ब ऑफ के बाद आने वाले नाउन के अनुसार लगता है। जैसे पर्सन्स है, क्या है, पर्सन्स है, गुड पर्सन्स है, तो यहाँ पे देखिए ए कह रहा है कि द पर्सन ऑफ द परसेंटेज ऑफ गुड क्या है, पर्सन। देखिए परसेंटेज में द लग गया ना, तो जब द लगेगा तो इसके साथ ऑफ के पहले आने वाले नाउन के अनुसार लगेगा। जब द रहेगा तो ऑफ के पहले आने वाले नाउन के अनुसार, तो परसेंटेज के साथ क्या लगेगा, इज। लेकिन जब द नहीं लगेगा, जब 40 हो 60 हो तो यहाँ पे हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, ऑफ के बाद आने वाले नाउन्स के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लगेगा, आर लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, हैज लगेगा। तो 60% ऑफ शुगर हैज बीन स्टोलन, लगभग 60% जो चीनी है उसकी चोरी कर ली गई है। और 40% ऑफ मैंगोज आर रोटेन, लगभग 40% जो आम है वो क्या है, सड़े हुए हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि ऑफ के पहले द परसेंटेज हो, क्या हो, द परसेंटेज, तो वर्ब हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। लेकिन ऑफ के पहले परसेंटेज रहे, ऑफ के पहले क्या रहे, परसेंटेज रहे, और उसके पहले क्या हो, उसके पहले जो है द नहीं रहे, तो यहाँ पे हम जो वर्ब का प्रयोग करते हैं ऑफ के बाद आने वाले नाउन्स के अनुसार करते हैं। कि अगर मैंगोज है तो प्लूरल नाउन है तो आर लगेगा, और शुगर है तो सिंगुलर नाउन है जो कि इसके साथ हैज लगेगा। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। नेक्स्ट रूल में देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट रूल कह रहा है दोस्तों कि कुछ वाक्यों की जो बनावट है, कुछ वाक्यों की क्या है, बनावट है। कुछ वाक्य की सब्जेक्ट इस प्रकार से होती है, सिंगुलर प्लस कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, देखिए ऐसे कंडीशंस में क्या है, ए सेट ऑफ बुक्स दिया हो, क्या दिया, ए सेट ऑफ बुक्स दिया हो, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस दिया हो, ए बंच ऑफ कीज दिया हो, तो इससे जो है ना ए टीम ऑफ प्लेयर्स, मतलब प्लेयर्स बहुत हैं लेकिन टीम कितना है, एक है, तो एक का मतलब सिंगुलर, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, हैज का प्रयोग होगा। हैज का प्रयोग होगा दोस्तों, ए सेट ऑफ बुक्स का एक सेट है जो कि क्या है, एक ही सेट है, तो ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। जैसे मान लीजिए ए बंच ऑफ कीज, मतलब चाबियां क्या है, अनेक हैं। चाबियां क्या है दोस्तों, अनेक है, लेकिन बंच क्या है, एक है। तो बंच चाबियों का एक गुच्छा जो है वो क्या है, टेबल पे पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, इज लगेगा। ए फ्लॉक ऑफ शीप दिया है,
तो ये क्या है, झुंड है, भेड़ों का झुंड है। ग्रेजिंग, तो झुंड क्या है, कितना है, एक है। ए ग्रुप ऑफ पीपल दिया है, देखिए लोगों का एक क्या है, समूह है, तो इसके साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। तो इसमें याद रखिएगा कि जब वाक्य का सब्जेक्ट जो होता है टीम, सेट, बैंड, मतलब कलेक्टिव नाउन से क्या होता है, जुड़ा रहता है, तो इसमें जो वर्ब है वो हमेशा क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 6 की अगर हम बात करें तो रूल नंबर 6 कह रहा है कि गवर्नमेंट जो है या बोर्ड, स्टाफ, कमिटी, कंपनी, पब्लिक, जूरी, ये ऐसे नाउंस होते हैं जिनका यूज हम सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म्स दोनों में करते हैं। दोस्तों आप गवर्नमेंट में कभी गवर्नमेंट्स का प्रयोग मतलब एस नहीं लगा सकते हैं, बोर्ड्स नहीं लिख सकते हैं, स्टाफ्स नहीं लिख सकते हैं, कमिटीज नहीं लिख सकते हैं। ये नाउंस अपने आप में सिंगुलर और प्लूरल है। ऐसे में हम इसको कैसे पहचानते हैं कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो ये दोस्तों पता चलता है कि देखिए यहाँ पे देयर लगा हुआ है, यहाँ पे इट्स लगा हुआ है। आप जानते हैं कि इट जो है सिंगुलर है और देयर क्या है, प्लूरल है। इससे पता चलता है कि जो है वर्ब सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। जैसे देखिए यहाँ पे इट्स लगा है, क्या लगा है, इट्स लगा है, तो इट्स लगा है ना, तो इसके साथ आप कभी भी वेयर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इट्स के साथ कभी वेयर नहीं लगेगा। इट्स के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। इट्स के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। अब करेक्ट सेंटेंस क्या होगा कि जैसे देखिए यहाँ पे इट्स के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, वाज का प्रयोग क्या होगा, सही होगा। यहाँ पे देखिए देयर लगा है तो इसके साथ वेयर का प्रयोग सही होगा। तो ये कैसे हम लोग पहचानते हैं, ये प्रोनाउन से हम लोग पहचानते हैं कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो इस वीडियो में हमने रूल 6 की बात की, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 9th, 10th, 11th, 12th और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन सारे एग्ज़ाम्स में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कॉमन एरर, डिटेक्टिंग एरर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, और इन सब के व्यू से इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक। और आप जो है इस वीडियो को ध्यान से देखें, और जहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, अगर कोई आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।